हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 6 जो है उसका नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है रिफॉर्म्स ऑफ द यूएन आफ्टर द कोल्ड वॉर। कि क्या क्या रिफॉर्म्स हुई थी जब कोल्ड वॉर हुआ, उसके बाद यूएन में क्या क्या रिफॉर्म्स हुई और क्यों रिफॉर्म्स हुई थी, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। रिफॉर्म्स और इम्प्रूवमेंट जो हैं वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होती हैं, बहुत ही फंडामेंटल होती हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं बहुत ही ज़रूरी होती हैं। क्योंकि टाइम टू टाइम हर एक पर्सन की, हर एक नेशन की, हर एक स्टेट की नीड्स एंड एस्पिरेशन जो हैं वो जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता है उसी तरह से उनकी नीड्स जो हैं वो भी चेंज होती हैं। तो यूएन के लिए, यूएन के ऊपर किसी भी तरह की एक्सेप्शन नहीं थी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। रिसेंट ईयर्स में देखा गया कि बहुत सारी डिमांड्स आ रही थी जिनका यही मानना था कि आप लोगों को वर्ल्ड बॉडी में, मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में कुछ इम्प्रूवमेंट्स, कुछ रिफॉर्म्स करना बहुत ही मस्ट है। तो उसके बाद देखा गया बहुत सारी क्लैरिटीज़ भी हमारे सामने आई, बहुत सारे ऐसे सेंसस भी हुए जिनके नेचर से या जिनकी होने से हम लोग को ये पता चला कि रिफॉर्म्स जो हैं वो बहुत ही ज़रूरी हैं। तो अब दो तरह के बेसिक रिफॉर्म्स जो थे वो करना बहुत ज़रूरी था। एक रिफॉर्म था रिफॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस। मतलब एक रिफॉर्म ऐसा था जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर और प्रोसेसेस के बारे में जानना चाहता था, और साथ ही साथ वो चाहता था जो भी स्ट्रक्चर है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का उसको क्या किया जाए, उसको मतलब इम्प्रूव किया जाए, उसको थोड़ा सा और डेवलप करा जाए। और दूसरा काइंड क्या था, दूसरा काइंड था अ रिव्यू ऑफ इश्यूज दैट फॉल विद इन द यूरिस्डिक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उस टाइम पर बोला गया कि जितनी भी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी इश्यूज थे, क्या वो पूरी तरह से उनके ऊपर जुरिस्डिक्शंस ली गई थी, क्या प्रॉपर डिसीजंस जो थे वो लिए गए थे। अगर वो लिए गए हैं तो उनको प्लीज़ रिव्यू कर दिया जाए। रिव्यू का मतलब क्या हो गया, दोबारा से उनको व्यू कर दिया जाए, दोबारा से उनकी इन्वेस्टिगेशन हो जाए, जिससे कि वो प्रॉपरली क्या हो सके, मतलब एक प्रॉपरली हम लोग बोल सकते हैं जस्ट कंडीशन के अकॉर्डिंगली डिसीजन लिया जा सके। अब हर कोई पर्सन जो था वो इन दो एस्पेक्ट्स के रिफॉर्म के लिए बहुत ही, हम लोग बोल सकते हैं हर कोई एग्री था कि ये जो दोनों मतलब रिफॉर्म्स हैं वो बहुत ही नेसेसरी हैं। और क्या ये जो दोनों तरह के रिफॉर्म्स हैं वो प्रिसाइसली कब होंगे, कैसे होंगे, कब मतलब कहाँ होंगे, ये सारी चीज़ें जो थी वो डिसाइड करी जा रही थी। तो फर्स्ट रिफॉर्म जो था वो किस में था, स्ट्रक्चर्स में और प्रोसेसेस में। किसके स्ट्रक्चर्स और प्रोसेसेस में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर्स और प्रोसेसेस में कुछ रिफॉर्म करने थे, कुछ इम्प्रूवमेंट करने थे, कुछ डेवलपमेंट करनी थी। तो सबसे बड़ा हम लोग बोल सकते हैं एक डिस्कशन हुआ जिसमें ये देखा गया कि सिक्योरिटी काउंसिल की फंक्शनिंग में कुछ इम्प्रूवमेंट करना जो है वो मस्ट है। क्लियर है। उसके बाद देखा गया रिलेटेड टू दिस, इसी से रिलेटेड जो था वो ये भी था कि कुछ मतलब सिक्योरिटी काउंसिल जो कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का ही एक पार्ट है, जो एक ऑर्गन है जिसको सिक्योरिटी काउंसिल कहा जाता है, उसमें कहा गया कि परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबरशिप जो है उनकी नंबरिंग को इंक्रीज़ किया जाए, मतलब उनकी मेंबरशिप को इंक्रीज़ किया जाए, जिससे हम लोग वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जो आज के प्रेजेंट डे जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स चल रही है उसकी रियलिटीज़ को हम लोग समझ सकें प्रॉपरली, उसके स्ट्रक्चर्स को और ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग को हर कोई समझ सके। ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें प्रपोजल्स की, तो बहुत सारे ऐसे नेशंस थे, ऐसे कॉन्टिनेंट थे, लाइक एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया और साउथ अमेरिका जो हो गया, उनने बहुत सारे प्रपोजल्स भेजे कि जो मेंबरशिप है उसको इंक्रीज़ किया जाए। ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि यूएस और जो अदर वेस्टर्न कंट्रीज़ थी उन्होंने चाहा कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्रूवमेंट्स होनी चाहिए, उसके बजटरी और प्रोसीजर्स जो हैं, साथ में एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म्स का होना बहुत ज़रूरी है। और इसी इशू पर हम लोग अगर बात करें तो ज़्यादा प्रायोरिटी जो है, ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो दी जा रही थी यूनाइटेड नेशन के अंदर। जितनी भी जुरिस्टिक्शंस ली गई, या फिर हम लोग बोलते हैं जितने भी लाज, जितने भी रूल्स रेगुलेशन, जितनी भी क्वेरीज हुई, उन पर उनका मेन फोकस उन पर था। और बहुत सारी कंट्रीज़, और सॉरी बहुत सारी नहीं, कुछ कंट्रीज़ और एक्सपर्ट्स जो थे वो चाहते थे कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस किस चीज़ को दे, वो अपना एक बहुत ही इफ़ेक्टिव या बहुत ही एक्टिव रोल प्ले करे। कहाँ पर, पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेनेंस में। ठीक है, शांति
और प्रोटेक्शन में वो बहुत अच्छे से रोल परफॉर्म करें। लेकिन बहुत सारी और नेशंस जो थे वो चाहते थे कि डेवलपमेंट हो, मतलब ह्यूमैनिटेरियन वर्क्स में, जैसे हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन, इन्वायरमेंट, पॉपुलेशन कंट्रोल, ह्यूमन राइट्स, जेंडर एंड सोशल जस्टिस में ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाए, जिससे जितने भी वीकर सेक्शंस हैं या फिर जो भी डेवलपिंग नेशंस हैं, अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं, उनको भी एक चांस मिले कि वो भी बेटर लाइफ्स को स्पेंड कर सकें। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से सेट्स जो हैं उनमें ज़्यादा रिफॉर्म्स हुई, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों सेट्स को हम लोग देखेंगे कौन कौन से फील्ड में रिफॉर्म्स जो थी वो हुई और किस तरह की रिफॉर्म्स जो हैं वहाँ पर देखने को मिली और किस तरह से उन पर एम्फेसिस किया गया। सबसे पहले जैसे कि हम लोग को पता है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कब इस्टेब्लिश हुई थी? 1945 में। कब हुई? सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जैसे एंड हुआ इमीडिएटली इसको फॉर्म कर दिया गया, बहुत तेज़ी से इसको बनाया गया, इसके ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया गया। और उसी के साथ अगर हम लोग बात करें तो ये इसके पास कुछ ऐसे, इस ऑर्गेनाइजेशन को क्यों बनाया गया, इसके क्या तरीके थे, इसकी फंक्शनिंग कैसी थी, इसी की फंक्शनिंग के थ्रू ही हम लोग को ये पता चला कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो थी वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो थी वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब थी। या फिर हम लोग बात कर सकते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन के आने के बाद जब हम लोगों ने इसका मेन मोटिव क्या था, हमें पता है इसका मेन मोटिव पीस एंड कोऑपरेशन है। तो अगर पीस एंड कोऑपरेशन इसका मेन ऑब्जेक्टिव है तो कोल्ड वॉर कैसे प्रसिस्ट हुआ, कोल्ड वॉर कैसे स्टार्ट हुआ, ये हमारे लिए सबसे बड़ा इशू था, जो कि अराउंड 40+ जो मतलब हम लोग बोल सकते हैं ईयर्स जो था वो कॉन्टीन्यूसली चलता रहा। बहुत सारी वॉर्स हुई, बहुत सारी डिस्ट्रक्शंस काज हुई, ठीक है, जो रियलिटी में हम लोगों ने खुद से भी फेस किया है इसको, है ना। देन बहुत सारे चेंजेस जो अक्कर हुए थे उस टाइम पर वो देखने को यहाँ पे हम लोग पढ़ सकते हैं उनके बारे में। यहाँ पे ये बताया क्या, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग के टाइम पर सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया, ये भी एक उसकी ड्रॉबैक रही। और उसके बाद हम लोग ये बोल सकते हैं यूएस जो था वो जैसे ही सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ, उसका डिसइंटीग्रेशन हुआ, तो पूरा वर्ल्ड जो था वो यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया, मतलब एक सिंगल हेजमन नेशन जो था, यूएस ने उनको ओवरऑल हर एक स्फीयर में कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। अब ये जो रिलेशनशिप थी किस किस के बीच की, यूएस और रशिया, रशिया किसको कहा गया था, सोवियत यूनियन का जो सक्सेसर था, सक्सेसर किसको कहा जाता है, जिसने सोवियत यूनियन के राजपाट को संभाला था, उसी को रशिया कहा गया था। और रशिया और यूएस के बीच बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव रिलेशंस जो थे वो मेंटेन हो रहे थे। चाइना जो था वो बहुत तेज़ी से एज अ ग्रेट पावर इमर्ज हो रहा था, इंडिया भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। अब इकोनॉमीज़ जो थी एशिया की वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, उनका ग्रोथ रेट जो था वो बहुत ही हम लोग बोल सकते हैं बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, बहुत ही इंक्रीज्ड था। उसके बाद यहाँ पर देखा गया बहुत सारी न्यू कंट्रीज़ थी जो यूएन के साथ ज्वाइन हुई थी, जो पहले सोवियत यूनियन के साथ थी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जहाँ पर कौन सी राइम चल रही थी, जहाँ पर कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वर्क कर रही थी। ईस्टर्न यूरोप नेशंस जो थे वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ आके मिल रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में ये बताया गया है कि बहुत सारे नेशन या फिर बहुत सारे ऐसे सेट्स बन गए थे जिनमें हम लोगों को ये पता चला बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जो पूरे वर्ल्ड को कन्फ्रंट करने पड़ते हैं, पूरे वर्ल्ड को फेस करने पड़ते हैं, लाइक जीनोसाइड जिसको किलिंग बोल सकते हैं, मसाकर बोल सकते हैं, सिविल वॉर बोल सकते हैं, एथनिक कन्फ्लिक्ट बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर टेररिज्म की बात हो रही है, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, एपिडेमिक्स, ये सब सिचुएशंस जो थी वो 1989 के बाद हम लोग बोल सकते हैं कि उस टाइम पर देखने को मिली, जब कोल्ड वार जो था वो एंड होने वाला था, ठीक है। तो अब बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं, क्या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में रिफॉर्म्स लेना इतना ज़रूरी था, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो चुका था, क्योंकि हम लोगों ने ये देखा था कि हर एक नेशन जो है वो अपनी पावर को इन्हांस करने के लिए दूसरों को कंक्योर कर रहा है, दूसरों की कंट्रीज़ को, टेरिटरीज़ को। तो इस तरह से हम लोग को क्या करना होगा, एक वर्ल्ड लेवल की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फॉर्म करनी होगी जो पूरे नेशंस को कंट्रोल करेगी। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।